आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से खबर गया से आ रही है, जहां पर 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि शराब पीने की वजह से इन दोनों लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि देसी शराब के सेवन की आशंका घर वाले जाहिर कर रहे हैं। आमस थाना के पथरा गांव की यह घटना। कई लोग बीमार भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें पीएचसी में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। पुलिस हालांकि इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही पुलिस किसी तरह के बयान की बात कह रही है। शराब के सेवन से मौत की आशंका परिजनों की तरफ से हालांकि जरूर जाहिर की जाती हुई। शराब पी के कितने लोगों की मौत हुई है आपके गांव में? अभी तक तो 2 आदमी के। कौन कौन है? वो एक छोटा मेरा भाई है, लड़का है। क्या नाम है भाई का? अरविंद पासवान। और लड़के का? अमर पासवान। किस टाइम इन लोग शराब पिए थे और कहाँ पिए थे? शराब जो है कि सवेरे के टाइम में पिया है इन लोग। रविवार को? हाँ नहीं, सोमवार को। सोमवार की सुबह की सोमवार की शाम? नहीं, सुबह। अच्छा, और तबीयत किस टाइम से इन लोगों की गड़बड़ा? तबीयत जो है कि वही 12 बजे के बाद से गड़बड़ाया है। तो फिर आप लोग कहीं इलाज कराया? इलाज के लिए गए यहाँ मेडिकल में, तो यहाँ से अथी कर दिया। और कितने लोग शराब पिए हैं जिससे वो लोग बीमार हैं? ये हमको पता नहीं, हम तो अपने में उलझ गए। तो देखिए, 2 लोगों की गया में मौत हुई है। संदिग्ध मौत इसे भी माना जा रहा है क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रही है। कई लोग हालांकि अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इस वक्त इलाज चल रहा है। परिजन इस मामले में भी, जहां 2 लोगों की मौत हुई है, खुलकर ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद इनकी जान चली गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार प्रशासनिक अधिकारी भले कर रहे हो, लेकिन घर वालों का, इलाके के लोगों का स्पष्ट तौर पर मानना है कि शराब मिलती है, शराब का सेवन हो रहा है और यही शराब जानलेवा साबित हो रही है। संवाददाता अनिल लिली हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल लिली, क्या इस वक्त परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस का तफ्तीश का ये दायरा आगे बढ़ रहा है? जी, निश्चित तौर पर जहां तक पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन अपने बचने के लिए उपाय लगा रही है। हालांकि उन्होंने, पुलिस का कहना है कि 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उन्होंने ये पुष्टि अभी तक नहीं कर पा रहे हैं कि मौत किस वजह से हुई है। लेकिन वही परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि कल शाम में ये दोनों शराब पिए थे और जो दोनों जो मिलते थे वो दोनों चाचा भतीजा है, एक ही घर के दोनों की मौत हुई है। और उनके जो बड़े भाई जरूर उनका कहना है कि दोनों एक साथ शराब पिए थे, पथरा गांव में है, और उसके बाद अचानक तबियत बिगड़ती है और जब तक जो मगध मेडिकल अस्पताल वो लाते तब तक रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल इस मामले में 3 से 4 और जो लोग हैं वो भी शराब पिए थे, उसकी भी मतलब कि जो हालत है वो चिंताजनक है। वो स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। एलन लिली, फिर सवाल उठता है कि जब लोगों की तरफ से ये आशंका ही सही जाहिर की जा रही है कि शराब का सेवन किया गया, जिसके बाद 2 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अभी भी बीमार हैं, तो क्या इलाके में इसे लेकर छानबीन शुरू की गई? क्या शराब की भट्टियां यहाँ हैं, शराब बेची जा रही थी? जी, निश्चित तौर पर जैसे ही 2 लोगों की मौत की खबर जो सामने आई है तो इलाके में सनसनी फैल गई है। और घटनास्थल पर स्थानीय वीडियो है, डीएसपी है, तमाम जितने भी जो अधिकारी है वो वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल वहां परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस के मिली भगत के साथ ही वहां पर पथरा गांव के मोड़ पर ही खुलेआम जो है वो शराब की बिक्री होती है। करीब 10 वर्षों से वहां पर शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन जो पुलिस है अब तक वहां पर एक भी कार्रवाई नहीं की गई है। और यही वजह है कि आज जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 2 बजे गया आने वाले हैं और इस तरह से उनके रहते हुए इस तरह मौत हुई है। एलन लिली, आखिर सवाल कि कितनी संख्या बताई जा रही है जो लोग इस वक्त बीमार बताए जा रहे हैं, विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं? देखिए, प्रशासन तौर पर कोई पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन जो ग्रामीणों के अनुसार जो कहना है कि 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग जो है मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती है, जबकि आधा दर्जन जो लोग हैं वो आमस पीएचसी और शेरघाटी पीएचसी में इलाज किया जा रहा है। जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलन लीली इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, परिजनों के, इलाके के लोगों के बयान को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि घर वालों की तरफ से शराब का सेवन किया गया था, शराब यहाँ बिकती है, मिलती है, और यही वजह है कि लोगों की जान गई। हालांकि पुलिस इस मामले पर मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तो देखिए, जब जब संदिग्ध मौतें होती हैं, ये संदिग्ध बनकर ही रह जाती हैं। ऐसा सवाल आम लोगों के जहन में बार बार उठता है कि आखिर ये संदिग्ध मौतें हैं क्या, जिन्हें संदिग्ध तो माना जाता है, लेकिन इसके पीछे की वजहों को कभी खंगाला नहीं जाता, उसे ढूंढा नहीं जाता है और उस पर कोई बयान खुलकर सामने नहीं आता। तो साफ वजह है कि परिजन तो ये कहते हैं कि शराब की वजह से लोगों की जान गई, लेकिन पुलिस जो है वो अपनी जांच के पीछे आधार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बताती है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कई जगहों पर छापेमारी इस दौरान करती है। कुछ शराब माफिया और तस्कर इसे लेकर गिरफ्तार भी होते हैं। असली गुनहगार तब भी बच निकलते हैं। हर बार एक के बाद एक घटनाएं और असली गुनहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। संदिग्ध मौतों का ये मामला एक बार फिर से सामने आ जाता है और सवाल इसी बात को लेकर, यही सवाल बार बार दोहराया जाता है कि आखिर इन संदिग्ध मौतों के पीछे की कोई तो वजह होगी। और वैसे में आपको ये बताते चलें कि साल दर साल लगातार कई लोगों की मौतों के बाद ये सवाल अब भी खड़ा है, और किस तरीके से सिर्फ साल 2022 की अगर हम बात करें तो मौतों का आंकड़ा सामने आया। 21 मार्च भागलपुर में शराब से 17 लोगों की जान चली जाती है। 20 मार्च को बांका में शराब से 12 लोगों ने जान गंवा दी। मधेपुरा में 20 मार्च को 4 लोगों की मौत हो गई। 16 मार्च की तारीख जब कटिहार से जहरीली शराब ने 3 लोगों को काल के गाल में समा दिया। 14 मार्च सारण में शराब से 9 लोगों की मौत। गोपालगंज में शराब की वजह से 7 लोगों की जान चली जाती है। 20 जनवरी को सारण में शराब से 16 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और जनवरी में नालंदा में 14 और लोगों की मौत हो गई। 22 मई की तारीख की बात कर लें, छपरा में 4 दिनों के भीतर 3 लोगों की मौत हो जाती है, और तारीख दर तारीख मौत का यह आंकड़ा बढ़ता चला जाता है। और कई मौतों को लेकर जवाब नहीं मिल पाता है परिजनों को कि आखिर मौत के पीछे की असल वजह क्या रही। कई मामलों पर लीपापोती वाला व्यवहार, और ऐसे में एक बार फिर से कई मामले संदिग्ध मौत के तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। और अब बात मद्य निषेध विभाग की करेंगे। मद्य निषेध विभाग अब संयुक्त रूप से, ज्वाइंट तरीके से अब कार्य कर रहा है। जिस ड्रोन की मदद से बिहार में शराब तस्करों पर लगाम लगाने की बात की जा रही है, उसी ड्रोन के इस्तेमाल से सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त रूप से बिहार पुलिस और यूपी पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। गोपालगंज का ये सीमावर्ती इलाका, जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक अब शुरू कर दी गई है। यूपी के सीमावर्ती जिला कुशीनगर की ये तस्वीर, शराब तस्करों के अड्डों पर दबिश की गई। कुशीनगर के सलेमगढ़ के पास टोला और सुजान में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई और भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। विभागीय निर्देश था कि जो भी शराब है जो उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्र से आ रहा है, उसके विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए, तो इसी संबंध में हम लोग ने कुशीनगर के आबकारी विभाग से संपर्क किया और संयुक्त छापामारी की बॉर्डर इलाका में। तो उसमें जो है हम लोग सलेमगढ़ में पासी टोला एक है, वहाँ पे छापामारी किए तो वहाँ अवैध रूप से चुलाई शराब बनाया जा रहा था। तो उसमें हम लोग 2 भट्टियों को भी नष्ट किए हैं और सैकड़ों लीटर जो उसमें गुड़ का पास रहता है उसको भी नष्ट किए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से, जहां पर ईडी की कार्रवाई इस वक्त छापेमारी के तौर पर 6 ठिकानों पर हो रही है, लेकिन इनमें से एक ठिकाना रांची का अशोकनगर, जहां पर विशाल चौधरी के घर पर छापेमारी की जा रही है। ईडी ने रूट नंबर 6, जहां पर विशाल चौधरी का आवास है, यहां पर छापेमारी की है। मकान संख्या 425 में ईडी की टीम इस वक्त भी मौजूद है। पूजा सिंघल के करीबी हैं विशाल चौधरी, जिनके आवास पर इस वक्त ईडी की टीम की मौजूदगी। कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता हुआ और ये सारे लोग
पूजा सिंघल को किस रूप में सहायता कर रहे थे, पैसों का लेन देन कैसे किया जा रहा था, इनके कनेक्शंस किन किन लोगों से, ये तमाम सवालों के जवाब खंगालने में इस वक्त ईडी की टीम छापेमारी करती हुई। तो पूजा सिंघल के करीबी लोगों के 6 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की ये कार्रवाई चल रही है, जिसमें इन 6 ठिकानों पर इन लोगों के घरों में कागजात को तलाशा जा रहा है। यहां पर हमारे सहयोगी निरंजन कुमार ने क्या कुछ देखा, इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखिए। 7 बजे से ही लगातार छापेमारी चल रही है। ईडी के अधिकारी रांची के कई ठिकानों पर पूजा सिंघल के करीबियों पर लगातार सुबह 7 बजे से ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ किस तरह से सभी के मोबाइल जब्त किए गए हैं और ईडी के अधिकारी अभी अंदर में हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीरों में, यहाँ सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं, किसी को अंदर जाने का ऐलान नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुबह से लगातार छापेमारी की जा रही है और अब देखना यह कि तफ्तीश के बाद क्या चौंकाने वाली आती है वह वक्त ही बताएगा। लेकिन कई ठिकानों पर पटना और रांची से ईडी के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इस वक्त जो विनायका कंपनी है विशाल चौधरी के, उनके जो अशोक नगर रोड नंबर 6 में भी छापेमारी चल रही है आवास पर, और यहां भी चल रही है। नीचे बंधन बैंक भी है, वहां भी, यानी ईडी के अधिकारी कुल मिलाकर के देखें तो पूरे रांची और पटना में 10 ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए रांची की एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां पर ईडी की टीम की तरफ से यह कार्रवाई हो रही है। पूजा सिंघल के ये सारे लोग करीबी बताए जा रहे हैं, निशित केसरी, जिनके दफ्तर में ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है, जहां पर कागजातों को खंगाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रांची के पुंजाग स्थित ओक फॉरेस्ट अपार्टमेंट ईडी की टीम निशित केसरी के दफ्तर में सुबह से ही तकरीबन सुबह के 7 बजे से यह कार्रवाई हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल के करीबी है निशित केसरी, जिनके दफ्तर में ईडी की टीम कागजातों को खंगाल रही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पड़ताल भी हो रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में आज सुबह से ही ईडी की दबिश जारी है। खासकर पूजा सिंघल के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर, उनके दफ्तरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के पुंदाग में। आप देख सकते हैं निशित केसरी का जो दफ्तर है, जो उनका कंस्ट्रक्शन एरिया है, वहां पर इस समय ईडी की टीम पहुंची है। जरूरी कागजातों को खंगाला जा रहा है। हालांकि जहां हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर ये जो है आप देख रहे हैं कि हम इस समय मुख्य गेट पर हैं और अंदर कार्रवाई चल रही है। करीब 4 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंची हुई है, सिक्योरिटी के लोग भी हैं। और यहाँ पर जैसे ही मीडिया की टीम पहुंची, यहाँ पर तुरंत ही सभी कुछ बंद कर दिया गया। यहाँ पर दरवाजे को बंद कर दिया गया। अंदर तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कहा जा रहा है खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उन डिवाइस को खंगाला जा रहा है और अहम सुराग ईडी के हाथ लगे हैं। और वैसे बताया जा रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि ये ओक फॉरेस्ट कंस्ट्रक्शन है, जो कि निशित केसरी का बताया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर दफ्तर का जो आप देख सकते हैं कि NKCPL, NK फॉर निशित केसरी, ये पूरा कंस्ट्रक्शन उन्हीं का है। और यहाँ पर उनका जो दफ्तर है, सुबह ही बताया जा रहा है कि ईडी की टीम यहाँ पहुंच चुकी थी। अब पहुंचने के साथ ही जो भी उनसे पूछताछ यहाँ पर जो है, हालांकि उस समय जब ईडी की टीम पहुंची थी तो कार्यालय बंद था, लेकिन टीम ने यहाँ पहुंचकर कार्यालय को खुलवाया और तमाम यहाँ पर जो ऑफिस में जो उनके सिस्टम रखे हैं, जो दस्तावेज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखा है, सभी को खंगाला जा रहा है और लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी जो पूजा सिंघल के करीबी हैं, 6 मई की तारीख आपको याद होगी कि 6 मई को भी एक साथ कई ठिकानों पर दबिश की गई थी और नज़ारा कुछ ऐसा ही था। एक बार फिर दबिश की गई है और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही अपार्टमेंट में ईडी की टीम पहुंची, लोग यहाँ बाहर निकलने शुरू हो गए, गहमागहमी शुरू हो गई। और गहमागहमी के बाद जैसे ही लोगों को मालूम चला कि जो उनके प्रमोटर हैं निशित केसरी, वहाँ ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी कर रही है, तो लोगों को सहजा यहाँ पर लोग बाहर निकलने शुरू हो गए। हालांकि लोग खामोश से कुछ बोल नहीं रहे हैं, चूंकि यहाँ पर पूरा जो है निशित केसरी का ही कंस्ट्रक्शन है। फिलहाल ईडी की टीम अहम दस्तावेजों को सुराग जो है पड़ताल निकालने में जुटी है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो ये तमाम कार्रवाइयां अवैध माइनिंग को ध्यान में रखते हुए की जा रही है ईडी की तरफ से। झारखंड के 6 ठिकानों पर जहां कार्रवाई हो रही है, वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर में भी कार्रवाई हो रही है, जिसके ब्रह्मपुरा और साथ ही साथ राहुल नगर में ईडी की टीम छापेमारी के तौर पर कार्रवाई कर रही है। आपको ये भी बताते चलें कि रोड संख्या 15 में ईडी की ये कार्रवाई, जिसमें ये कार्रवाई इस रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण और खास हो जाती है
क्योंकि बताया जा रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में ईडी की इस कार्रवाई में आरोपी विशाल चौधरी के रिश्तेदार हैं त्रिवेणी चौधरी, जिनके आवास पर यह कार्रवाई हो रही है और इन सारे लोगों का कनेक्शन पूजा सिंघल के साथ है। झारखंड में आरोपी विशाल चौधरी का कई वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट के साथ बेहद करीबी रिश्ता रहा है। वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट के साथ मिलकर माइनिंग से जुड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देने का आरोप इनके ऊपर है, जिसके तहत ये कार्रवाई इस वक्त मुजफ्फरपुर में होती हुई। रांची की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों पर लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और आज जिस तरीके से 6 ठिकाने रांची में और 1 ठिकाना मुजफ्फरपुर जो उनके करीबी का है वहां पर भी ईडी की टीम जो है वह छापेमारी कर रही है। अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा के राहुल नगर में त्रिवेणी चौधरी के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है और अंदर छापेमारी चल रही है। त्रिवेणी चौधरी विशाल चौधरी के करीबी हैं और रिश्तेदार हैं। विशाल चौधरी अवैध माइनिंग मामले में आरोपी हैं और ऐसे में उनके जितने भी करीबी हैं उन पर भी कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वह ईडी की तरफ से की जा रही है और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ईडी की टीम ऊपर छापेमारी कर रही है, कागजात जांच कर रही है और नीचे तमाम सुरक्षाकर्मी भी मौजूद है। अवैध माइनिंग को लेकर पूजा सिंघल पर कार्रवाई हुई, वो निलंबित हैं, तमाम उन पर मामले लगे हैं और ऐसे में उनके जितने भी करीबी हैं विशाल चौधरी, उन विशाल चौधरी के करीबी त्रिवेणी चौधरी के आवास पर फिलहाल अभी छापेमारी चल रही है। विशाल चौधरी पर कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स से संबंध की बात कही जा रही है, जिसमें पूजा सिंघल का भी नाम शामिल है और ऐसे में जिस तरीके से साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार ने बताया था कि उनके ही संकेत पर अब तमाम जो ऐसे अधिकारी, ऐसे लोग जो उनके संपर्क में हैं उन पर भी ईडी की नज़र है और ऐसे में आज मुजफ्फरपुर के राहुलगंज में ईडी की टीम पहुंची है। त्रिवेणी चौधरी के आवास पर लगातार छापेमारी जारी है। जिस तरीके से लगातार पूजा सिंघल को लेकर कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में मुजफ्फरपुर में आज जो छापेमारी चल रही है, मुजफ्फरपुर में ही उनका एक ससुराल भी है, वहाँ पर भी छापेमारी कुछ दिन पहले चल रही थी और आज उनके जो करीबी विशाल चौधरी हैं उनके रिश्तेदार त्रिवेणी चौधरी के आवास पर लगातार छापेमारी चल रही है। फिलहाल अब तक क्या कुछ मिला है इसकी भी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अब तक छापेमारी जो है वो लगातार चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बात बीपीएससी पेपर लीक कांड में अपडेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर की करेंगे, जिसमें अब कार्रवाई का दायरा भी बढ़ रहा है और नए नाम शामिल भी हो रहे हैं। इन नए नामों से अब इन लोगों से नई जानकारी निकालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। आपको बताते चलें कि इसमें एक नया नाम इस वक्त जुड़ता हुआ आनंद और पिंटू यादव, जिसकी तलाश ईओयू की टीम लगातार कर रही है। कई ठिकानों पर छापेमारी भी हो रही है। एनआईटी में ये शख्स पढ़ा हुआ है। एनआईटी के पास आउट छात्रों के नाम इस पूरे बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ते हुए और इस रूप में भी अब जांच का दायरा बढ़ रहा है। पेपर लीक कांड में पास आउट छात्र शामिल थे और ऐसे में इन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके, इसे लेकर ईओयू की टीम लगातार कार्रवाई करती हुई। बीपीएससी पेपर लीक मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और आर्थिक अपराध इकाई जो है ईओयू लगातार जांच जो है वो कर रही है। गहराई से ये जांच हो रही है। बताते चलें कि अब जांच के दायरे में एनआईटी से पास आउट कुछ और युवक भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई के जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि लोहानीपुर में कंट्रोल रूम चलाने वाले गिरोह के सरगना आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव भी एनआईटी से ही पास आउट हुआ है। फिलहाल वह फरार है, जिसकी तलाश में कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। ईओयू सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है कि लोहानीपुर में जब्त उपकरणों और मोबाइल की जांच में कई एनआईटी से पास आउट हुए युवकों से आनंद जो है उसकी नज़दीकी रही है। बीपीएससी परीक्षा से पहले और पेपर लीक की घटना के आसपास भी इन नंबरों पर आनंद और उसके गिरोह के सदस्यों से कुछ एनआईटी पास आउट युवकों की बातचीत हो रही थी। अभी जांच टीम इस दिशा में पूरा साक्ष्य जो है वो बिटोर रही है और कहा जा रहा है कि साक्ष्य संकलन होने के बाद जो पिंटू यादव है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि कई जगहों पे छापेमारी भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि पुख्ता जो है प्रमाण जो पिंटू यादव की संलिप्तता जो बीपीएससी पेपर लीक मामला है उसमें सामने आया है और इसी के आधार पर जो है
पिंटू यादव की गिरफ्तारी के लिए जो है वो कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में ये भी इस बात की भी जानकारी आई है सामने कि कुछ कोचिंग संचालक और युवकों के स्कॉलर की भूमिका निभाने की जानकारी भी टीम को मिली है। मोटे पैसे लेकर के स्कॉलर की भूमिका जो है वो एनआईटी से पास कुछ स्टूडेंट्स जो है वो निभा रहे थे और एक आईएएस अधिकारी जो है उनकी भी संलिप्तता की बात सामने आई है। फिलहाल पूछताछ जो है हुई है इस मामले में। कई जो लोग हैं जिन पर संदेह है उन सभी से ईओयू ने अपने कार्यालय में बुला करके बारी बारी से पूछताछ किया है और अब यह जो नया मामला सामने आया है, पिंटू यादव की जो भूमिका जो है वो सामने आई है, तो इसके बाद जिन नंबरों से वो लगातार संपर्क कर रहा था उसकी भी खोजबीन जो है वो आर्थिक इकाई ईओयू ने शुरू कर दी है। ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उनसे जो जानकारी मिली है उनका कहना है कि जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल होंगे उनके साक्ष्य संकलन जो है वो टीम कर रही है और उनके खिलाफ जल्द कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बाढ़ अनुमंडल के कासिमपुर दाढ़ी में तमंचे पर डांस का वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन रिसेप्शन का ये वीडियो बताया जा रहा है जो 28 मई का है और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक डांसर स्टेज पर डांस कर रही है और उसके पास एक युवक पिस्टल बार बार दिखा रहा है, लहरा रहा है। डांसर के चेहरे पर इस पिस्टल का डर भी साफ नजर आ रहा है। डर को मिटाने के लिए युवक पिस्टल से बार बार मैगजीन को निकालता भी है और उसे डाल भी रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर ऐसे में कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या कार्रवाई ऐसे लोगों पर होगी? क्योंकि कानून का जरा भी डर इन लोगों के चेहरे पर नजर नहीं आता। बताया जा रहा है कि पिस्टल लहराने वाला शख्स बीएसएफ में सिपाही के पद पर कार्यरत है और ऐसे में पुलिस अब बीएसएफ से भी इस संबंध में शिकायत की लेकर अनुशंसा करती नजर आएगी। अगली खबर सिवान से, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। इस दौरान 4 लोग जख्मी हुए हैं जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 12 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसकी जद में आकर 4 लोग जो हैं गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि लूट की मंशा से ये सारे अपराधी जो हैं वो गांव में घुसे थे और इसी दौरान लोगों की सजगता और लोगों के जागे रहने की वजह से ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, जिस वजह से यहां पर मौजूद लोगों पर इन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की और अब पुलिस इन लोगों की तलाश में जुटी है। पता चला कि उसको गोली लग गया। हम लोग दौड़ के गए तो बैठा हुआ था, उसके शरीर में छर्रा कम से कम 10-15 जगह छर्रा लगा हुआ था, ज़्यादा लगा हुआ था। क्या चीज़ से आए थे जो गोली फायरिंग किए थे? बाइक उससे थे या क्या? वो लोग मुंह बांधे हुए थे, इतना ही लड़का बताया हमको। हाँ। हम बाइक चलाते हुए हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ से रेफर कराया गया। हाँ। तो बताया कि लोग मुंह बांधे हुए थे, इतना जानकारी नहीं था, लेकिन बताया कि 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 लोग थे। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिल गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, हेमंत सोरेन इस राहत की उम्मीद कर रहे थे। हाई कोर्ट के पास भी एक मामला इस वक्त चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस बाबत निर्देश दिया है, आदेश दिया है, जनहित याचिका की विश्वसनीयता की जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए और इस रूप में सीएम हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलती हुई, जिस विश्वसनीयता को ही लेकर हेमंत सोरेन बार बार सवाल उठा रहे थे। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह आदेश दिया है कि जनहित याचिका की विश्वसनीयता जांच होनी चाहिए। तो यह बड़ी खबर इस वक्त, हेमंत सोरेन को यह बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है, जिस निर्देश के तहत। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है?
जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हेमंत सोरेन को एक बड़ा राहत जरूर मिला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हाई कोर्ट को यह आदेश दिया है कि जो याचिका फिलहाल हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मनरेगा और जो सेल कंपनियां बनाई गई थी उसमें हेमंत सोरेन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाथ है, उसकी मेंटेनेबिलिटी यानी कि उस याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसको सुनेगा। चीफ जस्टिस को यह आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो पहले ये डिसाइड करेंगे कि क्या उसकी मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हो सकती है या नहीं। उसके बाद जो भी आदेश हाईकोर्ट देगा, उसके बाद ईडी के संबंधित जो मामले दर्ज हैं उस पहलुओं पर फिलहाल सुनवाई की जाएगी। हालांकि ईडी की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम जानकारियां दी गई। ईडी की तरफ से ये कहा गया कि जो पूजा सिंघल हैं, जो फिलहाल अब मनरेगा के घोटाले में उनका नाम था, और जब ईडी ने उनके घर पर रेड की तो कई ऐसे अहम दस्तावेज मिले जिससे ये पता चलता है कि जब पूजा सिंघल माइनिंग सेक्रेटरी थी उस दौरान उन्होंने कई सेल कंपनियों को फायदा दिया। ईडी ने यह भी अपनी जांच में कहा कि 28 सेल कंपनियां बनाई गई थी, जिसमें मनी ट्रेल की जो फिलहाल उपलब्धि है वो देखने को मिली है ईडी को। हालांकि इस पूरे मामले में कई ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जिनको फायदा पहुंचाया गया है। और ऐसे में सुशील, आखिर में ये जानना चाहूंगी, क्या कोई डेडलॉक, कोई टाइम लिमिट दिया गया है जिस दौरान इस विश्वसनीयता को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से स्थितियों को साफ किया जाएगा? जी देखिए, हेमंत सोरेन की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि ईडी इस पूरे मामले को हाईजैक करना चाहती है। 3 याचिकाएं संभवतः इस पूरे मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई थी। झारखंड हाई कोर्ट ईडी के उस सील दस्तावेज को लेकर यहां पहुंचा था, और वहीं एक और याचिका थी शिवशंकर शर्मा की, जिनमें ये मांग की गई थी कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि सीबीआई जांच हो। बहरहाल तीनों अर्जियों पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि हाई कोर्ट इन तीनों याचिकाओं पर सुनवाई करे, लेकिन पहले हाई कोर्ट इस विषय को डिसाइड करे कि जो फिलहाल पीआईएल इस रूप में हेमंत सोरेन को कम से कम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर एक बड़ी राहत मिल गई है, जिसकी उम्मीद वो कर भी रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सोशल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।